दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं आज महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक अजीब सा उथल पुथल मच गया है। अभी कल ही महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम थे अजीत पवार, उनका एक विमान एक्सीडेंट में उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अजीत पवार एक बहुत वर्सटाइल लीडर थे, हालांकि उनके साथ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई थी, लेकिन आज के दिन हम लोग उन कंट्रोवर्सीज को याद नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। जो बीत गया उसे जाने दो। अब जो आने वाला भविष्य है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अजीत पवार की पार्टी है एनसीपी। ओरिजिनल एनसीपी जो थी वो शरद पवार की पार्टी थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले शरद पवार से अलग होकर अजीत पवार ने अपनी एनसीपी बना ली थी। अपनी एनसीपी क्या, उनको मतलब 2/3 से ज्यादा विधायक उनके साथ थे, तो पार्टी का नाम और सिंबल अजीत पवार को मिला और शरद पवार के पास एनसीपी एसपी बच गया है। तो अब दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी कभी रुकती नहीं है। किसी एक के जाने से जिंदगी का कारवां रुकता नहीं है। स्वयं अजीत पवार भी यही चाह रहे होंगे, ऊपर से अगर कहीं उनकी आत्मा देख रही होगी तो वो भी यही चाह रहे होंगे कि मेरे जाने से महाराष्ट्र के लोगों का, महाराष्ट्र की जनता का विकास का काम, उनका काम रुकना नहीं चाहिए। तो यही जिंदगी की खासियत है। जिंदगी का कारवां चलता ही रहता है। किसी हजारों साथी मिलते हैं, बिछड़ते हैं, और लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है। ये एज इट इज चलती ही रहती है। इनका अपना एक गति है, चाहे वो सुख का दिन हो चाहे वो दुख का दिन हो, वो अपने ही रफ्तार से चलते रहता है और सुख और दुख आते जाते रहता है। तो अब पूरे महाराष्ट्र के इस समय संकट के बादल छाए हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी बीजेपी और शिवसेना शिंदे की सरकार बहुत मजबूती के साथ चल रही है और एनसीपी भी उस सरकार में सहयोगी थे और अजीत पवार उस पर डिप्टी सीएम थे। लेकिन अभी अजीत पवार के जाने से कुछ सवाल उत्पन्न हुए हैं। अभी बीजेपी और एनसीपी में कुछ दिनों से उतने अच्छे मधुर रिश्ते नहीं थे। अजीत पवार जो है अभी बीएमसी के चुनाव में कई जगहों पर अपने चाचा शरद पवार के साथ अलायंस करके चुनाव लड़े थे। हालांकि दोनों चाचा भतीजा को कोई खास फायदा हुआ नहीं। उनका जो मेन गढ़ था पूना पिंपरी चिंचवाड़, वहां पर भी वो अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए। मात्र 1 या 2 जगहों पर उनकी पार्टी जीती है, उनके सिंबल पर लोग जीते हैं। लेकिन अब देखिए, इसी बीच अजीत पवार की अब दर्दनाक मौत होती है। तो अब ये चर्चा चल रहा है कि महाराष्ट्र में अब क्या होगा। क्या शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, एसपी और एनसीपी का विलय हो जाएगा, या फिर एनसीपी सुनेत्रा पवार या प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में बीजेपी के ही साथ अलायंस में रहेगा। तो फिर डिप्टी सीएम कौन बनेगा? क्या सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनेंगी? क्या वो राज्यसभा के सदस्यता से इस्तीफा देंगी, या अजीत पवार के बेटे जो हैं पार्थ वो डिप्टी सीएम बनेंगे? बहुत सारे सवाल हैं और भविष्य के गर्त में ही इन सारे सवालों का जवाब छुपा हुआ है। अभी आज ही अजीत पवार का अंतिम संस्कार हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम जैसा पोस्ट को कितने दिनों तक आप खाली छोड़कर रखेंगे? उसे फिल करना ही है।
अजीत दादा जो एक गैप छोड़कर गए हैं उस गैप को भरना ही भरना है। ये इस चीज की समझ जितने भी पॉलिटिकल पर्सन हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति से संबंध रखते हैं उनको ये पता है। तो अभी इसके बारे में देखिए, आज ही प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जो हैं वो सुनेत्रा पवार से मिलते हैं। अब अंदर उनकी क्या बातचीत होती क्या बातचीत नहीं होती है ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे ऐसे उड़ते उड़ते खबर आ रहा है कि डिप्टी सीएम को लेकर उनसे बातचीत हुई है। अब डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार खुद बनती हैं या किसी एनसीपी के किसी कार्यकर्ता को बनाती हैं या अपने बेटे को बनाती हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। अगर सुनेत्रा पवार खुद बनती हैं तो इसमें दो चीज हैं। नंबर 1, सुनेत्रा पवार को राज्यसभा की सदस्यता से पहले इस्तीफा देना होगा और उसके बाद महाराष्ट्र के किसी विधानसभा जिस सीट से अजीत पवार जीतते थे उसी सीट से वो विधानसभा का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं और वो जीत जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अब इसके साथ देखिए यहाँ ये दो काम करने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो अपने बेटे पार्थ को डिप्टी सीएम बनाती हैं तो उन्हें उनका राज्यसभा भी रहेगा, उनका बेटा भी डिप्टी सीएम बन जाएगा और हो सकता है कि अपने सीट पर अपने छोटे बेटे को कंटेस्ट करवा दें, ऐसा मैं सोच रहा हूं। लेकिन ये सारे समीकरण अभी बनते हुए दिख रहे हैं। तो बताइए कि अब एनसीपी की बागडोर किसके हाथों में रहेगी? तो ऐसा आ रहा है कि एनसीपी की बागडोर प्रफुल्ल पटेल के हाथों में चला जाएगा। प्रफुल्ल पटेल अब इसके ऊपर डिसीजन लेंगे, जितने भी विधायक हैं या सांसद हैं या फिर जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उन सबके साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद ये फैसला लेंगे कि इधर या तो उन्हें बीजेपी के साथ स्टे करना है और इस सरकार में शामिल होकर रहना है या फिर वो वापस एनसीपी में विलय कर देंगे अपना और चाचा के पास चले जाएंगे। तो ये सारे सिचुएशंस बन रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर एक और सिचुएशन बनता दिख रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम हैं वो अंदर अंदर क्या सोच रहे हैं, वो उनके मन में क्या विचार चल रहा है, ये अभी तक बाहर आया नहीं है। ये हो सकता है कि अपने मित्र के जाने से वो दुखी हों। मित्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अजीत पवार ने कई बार अपने चाचा के साथ छोड़कर देवेंद्र फडणवीस का साथ दिया है। सुबह सुबह उठकर जो आदमी डिप्टी सीएम का शपथ लेने के लिए आ जाए अपने दोस्त को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और जब इनकी अभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में थोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा था कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा नहीं बनेगा। तो आपने देखा भी होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत दादा कहते हैं कि कोई बने या न बने मैं तो डिप्टी सीएम बन रहा हूं। तो इस तरह का उनका था कि बिना किसी कंडीशन के वो देवेंद्र फडणवीस को ऑलवेज बैक करते थे। तो अब ये क्या देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या ये जो लेगेसी है, ये जो सपोर्ट है, ये कंटिन्यू रहता है या अजीत दादा के जाने के बाद इनके परसेप्शन में देखने के नजरिया में कुछ चेंज आता है। तो ये सब महाराष्ट्र में भी ये सारा उथल पुथल देखने को मिलेगा कुछ दिन में। ये सारा अभी तो लास्ट राइट परफॉर्म में हो ही रहा है, उनके कितने दिन का होता है ये देखने के बाद ही पता चलेगा क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद ही अंतिम फैसला समझ में आ सकता है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।